हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। और ये हमारी हिंदी विषय के ऊपर जो है पहली क्लास होगी जिसमें हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। उनके जो हैं उनके विषय से जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वर्णमाला की, तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को जो है एक व्यवस्थित क्रम में एक क्रम में लिखा जाता है तो उनको जो है हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हिंदी की लिपि कैसी है, तो हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। यहाँ पे एक बात जो है ध्यान देने वाली है, जिसके ऊपर से कभी ना कभी एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनता है, जैसे कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि लघुत्तम जो इकाई है वो है ध्वनि, जो उच्चारण के आधार पर है, यानी कि बोलने की दृष्टि से, बोलने के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। पर अगर हम बात करें लेखन की दृष्टि से, यानी कि लिखने की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, और लेखन की यानी कि लिखने के आधार पर अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी इकाई की, तो वो है वर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्वर की, तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को जो है हम लोग स्वर कहते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको हम लोग स्वर कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर हमको व्यंजन पढ़ना है का, तो का को अगर हम बोल रहे हैं तो कौन सी आवाज़ आ रही है? देखिए, अगर का बोल रहे हैं तो बोलेंगे कैसे? का का, यानी कि का धन आ। ठीक है, क्या हो गया? का। उसी प्रकार अगर हमको खा बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? खा बोलेंगे कैसे? खा धन आ। ठीक है, खा धन आ। तो हमें व्यंजन शब्द को बोलने के लिए हमेशा एक स्वर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इसलिए जो है, पर अगर हम जो स्वर हैं उनको बोलेंगे तो हमें जो है किसी दूसरे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए हमको आ बोलना है, तो आ बोलने के लिए हमको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए क्या है, ये स्वतंत्र हैं, ये आज़ाद हैं और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये जो है स्वर जो है स्वतंत्र हैं। और अगर हम बात करेंगे स्वर कौन कौन से हैं, तो वो स्वर हैं आ ई उ ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ अंग आ। तो ये हमारे हिंदी में जो स्वर हैं। और हिंदी में अगर एग्ज़ाम में पूछा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो स्वरों की संख्या जो है 1 है, 11 है। उसके बाद अगर हम व्यंजन की बात करेंगे, तो व्यंजन की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आ जाता है का वर्ग, चा वर्ग, जिसमें का, खा, गा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, इस तरह जो है ये व्यंजन है हमारे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजन की संख्या अगर पूछ ले तो वो 33 है। उसके बाद हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं तो उच्चारण काल के आधार पर जो है स्वरों को 3 भागों में जो है बांटा जा सकता है। वो 3 भाग कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जो है कम समय लगता हो उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि इनके जो उच्चारण में, इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, यानी कि 1 मात्रा काल का जो है समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है 3 है। और वे कौन कौन से वर्ण हैं? वो आ, ठीक है, ई, उसके बाद उ। ठीक है, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर,
दीर्घ स्वर जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो, यानी कि 2 मात्रा का जो है समय लगता हो, उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और अगर एग्जाम में पूछा जाए ह्रस्व स्वर की संख्या दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी संख्या कितनी हो गई टोटल? 8 हो गई, ठीक है। और कौन कौन से हैं? आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई, ओ औ आ, ठीक है। ये हमारे जो हो गए हैं वो है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि प्लुत स्वर को बोलने में जो है दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि किसी को पुकारने या नाटक के संवाद में जो है हम प्लुत स्वर का जो है प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लीजिए किसी को बुला रहे हैं, कोई हमसे दूर खड़ा है, तो हम उसको कैसे बुलाएंगे? राम, ओम, ये शब्द ऐसे हैं जो प्लुत स्वर के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें जो है हम काफ़ी टाइम लगाते हैं। मान लीजिए हम कोई दूर खड़ा है, उसको हम बुलाएंगे तो हम कैसे बुलाएंगे उसको? राम, राम, ओम, ऐसे करके बुलाएंगे, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से जो है अधिक समय लगता है, उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वो है तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कौन सा? अग्रस्वर। तो अग्रस्वर में क्या है? जिनके उच्चारण में जीभ का जो है अग्रभाग, यानी कि आगे का जो भाग होता है, फ्रंट का जो पार्ट होता है, वह काम करता है, उसको हम अग्रस्वर कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हम इन शब्दों को बोल कर देखें, ई ए, तो यहाँ पे जो है अगर आप बोल के देखेंगे तो आपकी जीभ का एकदम फ्रंट वाला हिस्सा जो टिप है वो काम कर रही है, इसलिए इनको हम जो है अग्रस्वर कहेंगे, ठीक है। एक बार और बोल के देखते हैं, आप लोग मेरे साथ भी बोल के देख लीजिए चाहे। ई ए, तो ये इनको बोलने के लिए हमें हमारी जीभ का जो है अगला पार्ट जो है अगला हिस्सा काम करता है, ठीक है, इसलिए इनको अग्रस्वर कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो बीच का भाग होता है, यानी कि मध्य भाग जो है वो काम करता है, वो वर्क करता है, तो उसको हम मध्य स्वर कहते हैं। बोल के देखेंगे हम आ, तो इसमें जो है हमारी जीभ का मध्य का भाग यानी कि बीच का हिस्सा काम कर रहा है, इसलिए इसको जो है अ को मध्य स्वर कहेंगे। उसके बाद पार्श्व स्वर, जीभ का जो पार्श्व भाग कौन सा? यानी कि जो पिछला पार्ट है, पिछला भाग है, वो काम करता है। ऐसे स्वरों जिनका उच्चारण जो है जीभ के पिछले भाग से होता है, उनको जो है हम पार्श्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आ, उ, ओ, औ, यहाँ पे औ है, औ, इनको अगर हम बोल रहे हैं तो इनके उच्चारण में जो है हमारी जीभ का पिछला हिस्सा काम कर रहा है। एक बार और बोल के देखेंगे हम आ, उ, ओ, आओ, आ। तो इसके इन शब्दों के इन वर्णों के उच्चारण में जो है, इन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का पिछला हिस्सा काम कर रहा है, जिस कारण इनको जो है पार्श्व स्वर कहते हैं। और इनको रटने की बजाय अगर आप इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी तो इनको आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर इनको एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर ने इनमें से 4 ऑप्शन देके अगर आपको पूछ लिया, तो आप वहाँ पे अगर बोल के खुद प्रोनाउंस करके देखेंगे तो इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का जो है वर्गीकरण, तो सबसे पहले इसमें आएगा विवृत। विवृत का अर्थ होता है ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है पूरा खुलता हो, उनको क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण है आ। बोलकर देखेंगे आ, तो इसमें आ अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारा जो मुख है वो पूरा खुला है, तो इस कारण जो है ये विवृत है। उसके बाद अर्धविवृत, इसमें जो है अर्धविवृत में जो मुख का द्वार है वो विवृत की तुलना में कम खुलता है, ठीक है। विवृत में जो है मुख द्वार पूरा खुलता था, और इसमें जो विवृत की तुलना में उसके कंपैरिजन में जो मुंह है वो हमारा जो है थोड़ा कम खुलता है।
ठीक है। और इनके उदाहरण है ए औ आ। अगर हम बोल के देख रहे हैं तो इसका उत्तर हमें स्वयं मिल जाएगा। चलिए एक बार और बोल के देखते हैं, आ ए औ आ। ठीक है, तो ये हमारे अर्धविवृत हो गए। और उसी प्रकार अगर हम बोलते हैं विवृत वाला, अगर हम बोल के देखते हैं आ, तो इसमें हमारा पूरा मुंह खोल रहा है। और उसकी बजाय अगर हम आ ए औ आ बोल रहे हैं तो इनको बोलने के लिए हमारा जो मुंह है वो कम खुल रहा है। उसके बाद संवृत के बारे में बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार लगभग बंद रहता है, क्या रहता है, लगभग बंद रहता है, उनको संवृत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ई उ ऊ। ठीक है, ई उ ऊ। अगर हम इनको बोल रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका मुंह एकदम से तो बंद नहीं है, पर एकदम बंद होने की जो है कगार पर है, एकदम जो है लगभग बंद है। ठीक है, ई उ ऊ, ई उ ऊ। उसके बाद आ जाएगा अर्धसंवृत। मुख द्वार जो है इसमें अर्धसंवृत में जो है मुख द्वार संवृत की तुलना में अधिक खुलता है। जो हमारा संवृत था यानी कि उसकी तुलना में जो है अधिक खुलता है। अगर हम इनको बोल के देखेंगे ए ओ, ठीक है। और अगर संवृत वाले बोल के देखेंगे तो इसमें जो है था मुख द्वार लगभग बंद था, ई उ ऊ। उसी प्रकार अगर हम अर्धस्वरत देख रहे हैं तो संवृत की तुलना में जो है वो लगभग बंद था, पर यहाँ पे अगर हम ए ओ को प्रोनाउंस कर रहे हैं, इन दोनों शब्दों को, इन दोनों स्वरों को बोल रहे हैं, तो जो ई ये शब्द, ये स्वर जब बोल रहे थे उनकी अपेक्षा हमारा जो मुख का द्वार है वो जो है अधिक खुलता है, इसलिए ये अर्ध संवृत है। ए ओ ई ओ अर्ध संवृत यानी कि संवृत की तुलना में कम समय लग रहा है। ई उ ऊ, और इनमें जो है हमारा मुख द्वार लगभग जो है बंद है। तो अगर हम बात करेंगे संवृत का, तो संवृत का मतलब क्या होता है, संवृत का मतलब होता है हाफ क्लोज। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे इसको हाफ क्लोज कहें, इसको हाफ क्लोज नहीं, इसको हम कहेंगे क्लोज यानी कि लगभग बंद। और वहीं अगर हम बात करेंगे अर्धसंवृत तो ये हो गया हमारा हाफ क्लोज। स्वरों का उच्चारण, इसी वक्त हम देख लेंगे कि स्वरों का अगर हमसे पूछ लिया जाए कभी एग्जाम में, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आ। अगर हम बोल के देख रहे हैं आ, तो ये बिना रुकावट के अगर ये शब्द बोले जा रहे हैं, देखिए अगर आप बोल के देखेंगे आ तो ये कहाँ से बोले जा रहे हैं, कंठ से। अगर आप अपने गले में हाथ रखकर भी अगर इनको प्रोनाउंस करेंगे तो देखेंगे कि आपके स्वयं ही पता लग जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि आप बोलेंगे आ, तो इनको अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे गले में किसी प्रकार की वाइब्रेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इनका जो उच्चारण स्थान सीधा कहाँ से हो रहा है, इनका उच्चारण सीधा कंठ से हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे ई, तो इनका जो उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा ई का उच्चारण स्थान तालु है। ऊ, अगर हम ऊ और ऊ का प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या हमारे ओष्ठ काम कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो ऊ इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। उसके बाद ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो शॉर्ट वीडियो था, ये था हमारे जो है हिंदी वर्णमाला के ऊपर, जिनमें आज हमने जो है स्वरों के बारे में, जो इसके हर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसकी अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे व्यंजन के बारे में, उसके भेद के बारे में, उनके उच्चारण स्थान के बारे में, और इसी प्रकार के कई क्वेश्चन जो हैं जो आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।